नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे जाड़े में जोड़ों के दर्द की। जी हाँ, यानी कि ठंड आते ही हम जोड़ों के दर्द से जूझने लगते हैं। जॉइंट प्रिवेंशन सर्जरी के बारे में आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमने दो एक्सपर्ट आमंत्रित किए अपने स्टूडियो में। तो चलिए करते हैं मुलाकात। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुशील शर्मा जी का, जो ऑर्थोपेडिक्स हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी है। डॉक्टर प्रियंक हिशिकर हमारे साथ हैं, MBBS MS। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, सुशील जी आपसे, कि ये जो हम बात करते हैं ना प्रिवेंशन की, तो ये प्रिवेंशन सर्जरी होती क्या है? जॉइंट प्रिवेंशन सर्जरी मतलब क्या? देखिए, जब प्रिवेंशन की बात होती तो सबसे पहले कहा जाता था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सिमिलर वे जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है कि देखिए, कोई भी जॉइंट में अगर प्रॉब्लम होता है तो एंड स्टेज जब अर्थराइटिस में हम पहुंचते हैं तो एक ही रास्ता बचता है जॉइंट रिप्लेसमेंट का। चाहे वो हिप जॉइंट हो, चाहे वो नी जॉइंट हो, शोल्डर हो, एल्बो हो, कोई भी जॉइंट का एंड स्टेज अर्थराइटिस में हमको पेशेंट का जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। बट विद इवेंट ऑफ टाइम बहुत सारे रिसर्च के बाद बहुत सारी सर्जरी और बहुत सारे ऐसे तरीके ईजाद हुए हैं जिसमें हम अगर मरीज सही समय में डॉक्टर के पास आ जाए तो हम उसको जोड़ को बचा सकते हैं, उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट के होने से हम बचा सकते हैं और उसके जॉइंट को और ज़्यादा लाइफ दे सकते हैं। तो दिस इज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है, इंक्लूसिव ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, और कुछ एक माइनर सर्जरीज होती हैं जिसके द्वारा हम चाहे वो हिप जॉइंट हो, चाहे नी जॉइंट हो, जो हमारे शरीर के मेजर जॉइंट होते हैं उनको हम बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हम इस सर्जरी के माध्यम से जॉइंट की जो एक बड़ी सर्जरी है उसको रोक सकते हैं। वैसे डॉक्टर प्रियंक, अब आपसे ये जानना है कि सर्जरी की मेंटलिटी बनाने में, अपने आप को तैयार करने में लोगों को बहुत वक्त लग जाता है। ये जो वक्त लगता है ना, इतना लंबा ड्यूरेशन, ये कितना घातक हो सकता है? हम ये कैसे जाने कि अब घुटने की जो स्थिति है या जॉइंट्स की जो स्थिति है वो सर्जरी के लायक हो गई? तो कुछ ऐसे लक्षण होंगे जिससे हम जान पाए? जी, डॉक्टर से पहले पेशेंट खुद बता सकता है कि अगर उसको नी में अगर प्रॉब्लम हुआ है, अगर उसको इंजरी हुई है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, इसमें अगर उसको नी में इंजरी हुई है तो डेफिनेटली लिगामेंट या मेनिस्कस में इंजरी होती है। अगर इसे लंबा खींचा जाए तो ये अपना शरीर अपने आप उसे बताता जाता है। जैसे चलने में लचकपना आ जाता है, पैर छूटने लगता है, पैर छोटा बड़ा होने लगता है, चलते समय कॉन्फिडेंस बिगड़ता है, बैलेंस बिगड़ता है, लड़खड़ाहट बनती है। उसके कारण पेशेंट को चलने में और रोज़मर्रा की जो उनकी जो गतिविधियाँ रहती है उसमें बहुत तकलीफ होती है। तो डॉक्टर से पहले पेशेंट खुद ये बता सकता है कि हाँ, मुझे तकलीफ है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुशील, आपसे जानना चाहते हैं कि आमतौर पर जो दर्द होता है उसे लगता है कि उम्र के साथ ये दर्द हो रहा है। कई बार दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लगता है कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, लेकिन क्या और कोई ऐसे लक्षण है जिससे हमें समझ में आए कि ये आम दर्द से थोड़ा अलग है? डिपेंड करता है कि किस जॉइंट में हमारी प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे मैं बात करूँगा नी जॉइंट की पेन की। नी जॉइंट, घुटने के दर्द की समस्या एक बहुत आम समस्या है। हर किसी को अपनी लाइफ में, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, वो से नी पेन होता है या हिप जॉइंट का पेन होता है। लेकिन वो दर्द कब अलार्मिंग है, कब हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, वो डिपेंड करता है। अगर हमारे जोड़ में अगर हम किसी एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारा दर्द काफ़ी बढ़ रहा है, या हम रेस्ट कर रहे हैं उसके बाद भी दर्द बढ़ रहा है, हमारा जो घुटने हैं वो, जैसे डॉक्टर प्रियंक ने कहा, अगर लचीलापन आ रहा है, अगर हम चल रहे हैं तो ऊबड़ खाबड़ जगह में या स्टेप हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो हमको दर्द होने लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हमारे जोड़ खिसक जाएंगे, उस स्थिति में, या हमारे जोड़ टेढ़े हो रहे हैं, घुटने के जो जॉइंट हैं चाहे वो अंदर की ओर मुड़ रहे हैं या बाहर की ओर मुड़ रहे हैं, अगर ऐसी डिफॉर्मिटी आ रही है और इस डिफॉर्मिटी के साथ पेन हो रहा है, दैन दैट मीन इट इज़ वेरी अलार्मिंग और मरीज को तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रियंक, अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल यूथ भी ये शिकायत करते हैं कि उन्हें घुटनों में दर्द हो रहा है या फिर उन्हें पेन हो रहा है बैठने में, लगातार बैठे रहने में भी तकलीफ होती है कई बार। तो हम उसे कहते हैं कि अरे यार, अभी तो आपकी उम्र नहीं है, अभी से क्या दर्द हो रहा है? तो क्या इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज करना उचित है? बिल्कुल नहीं, नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर घुटने में पेन आपका इनिशिएट हो रहा है, मतलब कोई ना कोई कारण उस घुटने में है जिस वजह से दर्द का आगाज हो रहा है। तो ये हो सकता है कि कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। अगर हाँ, इंजरी के बाद कुछ अगर हो रहा है तो डेफिनेटली वी कैन सस्पेक्ट कि उनका एक लिगामेंट इंजरी है या मेनिस्कस इंजरी है जिसकी वजह से उनको दर्द महसूस हो रहा है। अगर बिना किसी इंजरी के उनके घुटने में दर्द हो रहा है तो इसका संकेत है कि कार्टिलेज के घिसने की वजह से भी ये होता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में एक्सरसाइजेस बहुत कम हो रही है तो घुटने पे एक अनइवन प्रेशर जो पड़ता है उसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज। दूसरी चीज़ अलाइनमेंट, अगर पैरों की अलाइनमेंट सही नहीं है और उन्हें हम फिर भी स्ट्रेन करते जा रहे हैं, घुटने पे ज़्यादा वजन देते जा रहे हैं,
वैसी एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं जिससे घुटने पे हमारा प्रेशर ज़्यादा पड़े, तो उनसे कार्टिलेज जो होते हैं घिसने लग जाते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को दर्द जो होता है घुटने में काफ़ी अर्ली एज में भी ये शुरुआत हो सकती है दर्द। जी डॉक्टर शर्मा, कार्टिलेज का जिक्र प्रियंक जी ने किया है, तो अब आपसे ये जानना है कि लोग ये कहते हैं कि लिक्विड कम हो गया है, कार्टिलेज नहीं बनता है, तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है? जी डेफिनेटली, कार्टिलेज की जो स्ट्रक्चर होता है, अगर अर्ली यंग एज में है मरीज तो कहीं ना कहीं उसे फिर से कार्टिलेज का रीग्रो हो सकता है ऑटोमेटिकली बॉडी के एक रिस्पॉन्स में, नेचुरल रिस्पॉन्स में। बट एज जैसे एज एडवांस होती है और एज के साथ जो हमारा लगभग ये कहा जाता है कि 30 से 35 साल के बाद क्षय होना शरीर का चालू हो जाता है। हमारे ऊपर है, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शायद उस क्षय को किसी हद तक, और या हमारा वेट हमने मेंटेन किया हुआ है नॉर्मल लेवल पे, तो कुछ हद तक उस क्षय को, नेचुरल जो डिजनरेशन हो रहा है बॉडी को, कुछ हद तक रोक सकते हैं। लेकिन कार्टिलेज जो होती है कि अगर एक किसी एज के बाद अगर डैमेज होना चालू हुई है, चाहे वो इंजरी के कारण हो या जॉइंट के घिसने के कारण हो, तो उसका रीजनरेशन नहीं हो पाता, खुद को वो रिपेयर नहीं कर पाता शरीर उस कार्टिलेज को। तो ऐसी स्थिति में वो मरीज को पेन होने लगता है। जब कार्टिलेज घिसने लगती है तो उसके जस्ट पीछे बोन होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के पीछे बोन होती है, तो धीरे धीरे वो बोन तक वो घिसाव पहुंच जाता है और ऐसी स्थिति में मरीज के पैर टेढ़े हो जाते हैं, जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है और मरीज को चलने फिरने में, अपनी दिनचर्या करने में काफ़ी तकलीफ होने लगती है। जी डॉक्टर प्रियंक, अगर यंग जनरेशन की बात करें तो आज कल जो देखने में आ रहा है, या तो कुछ बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं या बहुत अंडरवेट हैं, इस तरह के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। तो कुछ अंडरवेट की वजह से भी इस दर्द को फेस कर रहे होते हैं, कुछ ओवरवेट की वजह से भी फेस कर रहे होते हैं। तो जब मरीज़ आपके पास आता है, खासतौर पर यंग एज का, तो क्या आप उन्हें अलग कुछ सलाह देते हैं? क्या ज़रूरी है कि उन्हें सर्जरी ही कराना पड़े? डेफिनेटली अंडरवेट की वजह से घुटनों पे प्रेशर नहीं पड़ता है। ये सिर्फ ओवरवेट पेशेंट्स में ही देखा जाता है कि उनके घुटने का अलाइनमेंट वजन की वजह से भी चेंज होता है और दूसरा एक अनड्यू प्रेशर पड़ता है उनके घुटने पे, जिसके कारण कार्टिलेज उनका वेयर एंड टेयर काफ़ी जल्दी होने लग जाता है। तो डेफिनेटली उनको हम वजन कम करने की सलाह देंगे। एक अर्ली एज से एक डाइट का पैटर्न, एक हेल्दी रूटीन, एक्सरसाइज का एक रूटीन चालू करें, उससे अब इनका जो नी डैमेज है वो काफ़ी अर्ली स्टेज में हम पकड़ सकते हैं। जी डॉक्टर शर्मा, अब आपसे जानना चाहते हैं, आपसे ये जानना है हमें कि जैसे ही मरीज आपके पास आया कि भाई उसे इस तरह की सर्जरी करानी है, तो क्या सभी की सर्जरी होती है या फिर आप कुछ अलग तरह के प्रिकॉशंस या कुछ अलग तरह के सिस्टम देख के अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं? इसमें देखिए, सबसे पहले कि पेशेंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है, पेशेंट को प्रॉपर एग्जामिन करना पड़ता है। जैसे कई मरीज आते हैं अपने रिलेटिव का, या कोई आता है कि सीधा एक्सरे लेके आ जाता है, डॉक्टर साहब ये देखिए एक्सरे, क्या इसमें क्या इलाज करना पड़ेगा? तो हम हमेशा उसको सलाह देते हैं, हम एक्सरे कभी पहले नहीं देखते, सबसे पहले हम मरीज को देखते हैं, उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशंस को देखते हैं और बेस्ड ऑन द बोथ द थिंग्स, क्लिनिकल कोरिलेशन, पेशेंट की एग्जामिनेशन फाइंडिंग और बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जो हम आज बात करने वाले हैं जॉइंट प्रिजर्वेशन की, तो इसमें बहुत बड़ा रोल है कि हम मरीज को प्रॉपरली एग्जामिन करें। तो सबसे पहले अगर मैं नी प्रिजर्वेशन की बात करूं, तो अगर जोड़ घिस रहे हैं मरीज के, अर्ली स्टेज में है, मरीज का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, जैसे डॉक्टर प्रियंक ने एक अलाइनमेंट की बात कही थी, अलाइनमेंट जैसे कि हम व्हीकल में भी देखते हैं अलाइनमेंट, हम अलाइनमेंट को चेक कराने, अलाइनमेंट को प्रॉपर कराने अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, वैसे ही शरीर का हमारा एक प्रॉपर मैकेनिकल और एनाटॉमिकल अलाइनमेंट होता है। अगर वो नी का अलाइनमेंट या जिस एक्सिस में वेट जाना चाहिए वो अगर मिस अरेंज हो गया है, प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो अगर वो यंग पेशेंट है जिसकी एज लगभग 50 से 55 साल की उम्र की है और उसके एक जोड़ खराब हुए हैं, एक अंदर की ओर का या बाहर की ओर का, तो ऐसे मरीज में हम जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी की मरीज को सलाह देते हैं, जो कि एक बोनी सर्जरी होती है। इसमें एक बोन का एक पार्ट कट करते हैं टीबिया का, जो कि लेग बोन का, और उसको प्रॉपर एक अलाइनमेंट बेस्ड ऑन द कंप्यूटर असिस्टेड प्लानिंग, हम उतना डिग्री का बोन पीस निकालते हैं, उतना मिलीमीटर का, और प्रॉपर डिग्री का उसको करेक्शन लाके उसको प्लेट से हम फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे मरीज को हम एक लीव दे सकते हैं, 10 से 15 साल उसके जोड़ और चल सकते हैं। और दूसरी नी प्रिजर्वेशन सर्जरी में बात करते हैं तो हम एक कार्टिग्रो नामक एक थेरेपी करते हैं। अगर मरीज का कार्टिलेज घिसा हुआ है, छोटे हिस्से का कार्टिलेज घिसा हुआ है, तो हम एक मरीज की छोटा सा कार्टिलेज का टुकड़ा निकालकर उसको हम लैब में भेजते हैं। उस लैब में उस कार्टिलेज सेल को ग्रो करते हैं और जिस जगह पे कार्टिलेज की डिफिशिएंट है उस जगह पे हम उसे इम्प्लांट कर देते हैं और वो फिर से नई कार्टिलेज बन जाती है। ये एक एडवांस थेरेपी है। जी बिल्कुल। और अब डॉक्टर प्रियंक आपसे जानना चाहते हैं, आमतौर पर जब दर्द की शुरुआत होती है तो लोगों को लगता है पहले घरेलू उपचार कर लिए जाए, जब थोड़ा दर्द और बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि आसपास की कोई छोटी मोटी थेरेपी अपना ली जाए, उसके बाद थोड़ा और बढ़ता है तो फिर एलोपैथी की तरफ भागते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन होता है ना दर्द सहने का, ये कितना घातक हो सकता है?
पहले मैं क्लियर कर दूं कि एक दर्द अलग चीज़ होती है और एक इंस्टेबिलिटी अलग चीज़ होती है। जो डिसबैलेंस फील होता है वो यूजुअली लिगामेंट इंजरीज के बाद में अगर होता है, अगर दर्द हो रहा है इसके साथ में, तो डेफिनेटली वो मेनिस्कस या फिर कोई और चीज़ है वहाँ पे जो डैमेज हुई है। दोनों चीज़ों को नज़रअंदाज करना बहुत मतलब घातक साबित हो सकता है अगर इसे हम प्रोलॉन्ग करें। तो अगर आप देख लीजिए कि घुटने में 3-4 प्रकार की रस्सियाँ होती है, 2 जो सामने जाने से रोकती है और पीछे जाने से रोकती है, और 2 जो साइड में जाने से रोकती है। यूजुअली जो ACL जो होता है, जो सामने जाने से रोकती है, यही लोगों में डैमेज होती है एक इंजरी के बाद में, जिसमें उनका ट्विस्टिंग इंजरी या फिर कुछ ऐसा पैर का ट्विस्टिंग मूवमेंट कुछ हुआ हो, तो उस वजह से उनकी लिगामेंट की इंजरी होती है। इसके बाद ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी है जो इस लिगामेंट को वापस जोड़ सके। इसे अंदर जाके ही अपने आप उसे जोड़ा जाता है। तो ये एक प्रिजर्वेशन सर्जरी है। अगर इसे हम डिले करते जाते हैं तो घुटने का जो नॉर्मल मूवमेंट रहता है, अब उसकी जगह वो ट्विस्टिंग मूवमेंट में हर बार चलते हैं। तो जब पेशेंट अपना पैर ज़मीन पर रखता है या सीढ़ी चढ़ता उतरता है या तेज़ी से चलता है, तो एक पिवटिंग मूवमेंट, जिसे हम ट्विस्टिंग मूवमेंट बोलते हैं, वो हर बार आता है। तो एवरी टाइम द नी ट्विस्ट, उसके कारण जो मेनिस्कस रहता है और जो बाकी के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। अगर इसे नज़रअंदाज करें तो ये मेनिस्कस डैमेज करेगा, फिर कार्टिलेज डैमेज करेगा, और उसके बाद फिर हड्डी को डैमेज करेगा, जो आर्थराइटिस हम बोलते हैं। तो एक 70-80 साल का जो उम्र की जो हड्डी रहती है घिसी हुई, वो आपको 4 से 5 साल आफ्टर इंजरी देखने मिल सकती है। तो अगर इसे नज़रअंदाज करें तो डेफिनेटली हम घुटने को और ख़राब करते जा रहे हैं, ये वेट करते हुए कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, जो नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, और हमें इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर सुशील, अब आपसे जानना चाहते हैं, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ सिकल सेल की शिकायत बहुत ज़्यादा है और उनमें ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ये सर्जरी कराने वाले पेशेंट की संख्या भी ज़्यादा है। तो इस विषय में भी हमें कुछ बताएं, इस तरह के पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? देखिए, सबसे पहले सिकल सेल के ये सेंट्रल इंडिया में बहुत कॉमन है, पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज़ में ये बीमारी बहुत कॉमन है। तो ये एक सिकल सेल का बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ अवेयरनेस कैंपेन भी चलता है। सिकल सेल में बेसिकली जो अपनी ब्लड सेल्स होती हैं वो हंसियाकार या सिकल शेपेड हो जाती हैं, और वो जो उसकी लाइफ स्पान नॉर्मल 120 डेज़ की होना चाहिए, वो कम होकर 50 से 60 दिन की हो जाती है और जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं। जो ये ब्लड सेल बहुत सारी मात्रा में टूट के जो हमारी महीन ब्लड वेसल्स होती हैं उसको क्लॉग कर देती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं। जो एंड आर्टरीज जहाँ पे सप्लाई होना चाहिए जिस ऑर्गन की, अगर वो उसका रक्त का प्रभाव रुकता है तो वो हिस्सा डैमेज होने लगता है। वैसे तो ये बहुत सारे शरीर के अंगों को अफेक्ट करता है। मरीज को सिकल सेल क्राइसिस नामक एक समस्या होती है, जब मरीज को पूरे शरीर में दर्द होने लगता है और एक्यूट क्राइसिस में मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ता है। लेकिन बोन की मैं बात करूँ तो कॉमनली जो बोन अफेक्ट होती है वो हिप जॉइंट अफेक्ट होती है। जो हड्डियों के सिरे होते हैं हिप जॉइंट के, जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है वो रुक जाती है, तो धीरे धीरे ये हिप जॉइंट है वो गलने लगता है, कोलैप्स हो जाता है। मरीज को इनिशियल स्टेज में पेन होता है, ग्रेजुअली जब मूवमेंट में उसको तकलीफ होने लगती है हिप जॉइंट के, उसके बाद अगर कोलैप्स हो गया तो पैर उसके छोटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार मरीज जो नॉर्मल चल सकता है वो चल नहीं पाता, और अफसोस की ये बात है कि ये बहुत यंग एज में होता है। सिकल सेल जो अनुवांशिक बीमारी है पैदा होती ही अफेक्ट करती है। तो लगभग मैंने जो जॉइंट रिप्लेसमेंट यंगेस्ट पेशेंट में किया उसकी उम्र मात्र 17 साल थी, क्योंकि चलने में असक्षम था, मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया और बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि सिकल सेल से हम बच सकते हैं, काफ़ी हद तक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम उससे बच सकते हैं, और उसके अलावा शोल्डर जॉइंट भी इसी प्रकार से अफेक्ट होता है। जी, बहुत सही बात आपने कही कि और इन सारी चीज़ों पर यदि हमें पता है कि इस तरह की चीज़ें होनी है तो हमारा अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर प्रियंक, अब आपसे जानना चाहते हैं कि जो मरीज़ आपके पास आता है तो उसे क्या पहले से कोई फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाती है, या आप उसे अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे कि सर्जरी के लिए वो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से तैयार हो जाए? सबसे ज़रूरी होता है घुटने का मुड़ना। अगर उस घुटने को हम नहीं मोड़ पा रहे हैं या उसे एक स्टिफनेस डेवलप हो चुकी है, जब काफ़ी लेट करने के बाद में होती है, तो उसे अगर घुटने की स्टिफनेस डेवलप हो रही है तो इसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक फिजियोथेरेपी की रिजीम चालू करते हैं जिसमें उसमें घुटने का मूवमेंट उसका अच्छे से आ जाए, ताकि जब हम लिगामेंट्स उसके रिप्लेस करें या मेनिस्कस हम रिपेयर करें तो उसका जो रिजल्ट आए वो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए एक फिजियोथेरेपी की रिजीम रहती है, एक डाइट मेंटेन की जाती है और पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं बिफोर सर्जरी एंड इवन आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद भी एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी का रूटीन रहता है जिससे हम जल्द से जल्द उस पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चला सके और इवन 3 to 6 मंथ्स के बाद में उसे दौड़ा भी सके। डॉक्टर प्रियंक से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रियंक, आपसे जानना चाहते हैं कि नी में प्रिवेंशन सर्जरी को लेकर और क्या क्या चीज़ें होती हैं और कितने तरह के सर्जरी यहाँ पे होते हैं? एक मेनिस्कस के बारे में बात करना चाहूँगा। जो मेनिस्कस होता है ये घुटने के बीच की एक गादी होती है जो दोनों हड्डियों को चिपकने से रोकती है।
तो जब ये गायब हो जाती है तभी अपना घुटना जो दोनों हड्डियां रहती है चिपक के घिसाव शुरू होता है। तो अगर ये मेनिस्कस एक प्रोटेक्टिव चीज़ है, इसे हम प्रिजर्व करें तो हम घुटने को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो पहले के ज़माने में क्या किया जाता था कि जो मेनिस्कस जब टेयर होता था तो उसे जितना एरिया फटा हुआ है उसे काट के निकाल दिया जाता था। तो इससे क्या है, एक स्पेस बन जाता था जिसमें गैप बन जाता था। तो जब वजन देता था पेशेंट तो उसके बाद जो हड्डियों से हड्डी टकरा के कार्टिलेज डैमेज और फिर बोन डैमेज होता था। तो अब ये जो न्यूअर टेक्निक्स जो आई है जिसमें हम मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं इंस्टेड ऑफ कटिंग इट आउट, सो हम उसे निकालने की बजाय उसे रिपेयर करके उसी जगह में ऐसे फिक्स करते हैं ताकि जो घुटना चिपकना जो है वो बंद हो जाता है। तो मेनिस्कस रिपेयर एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसे कॉमनली आजकल यूज़ किया जा रहा है। और एडवांस टेक्निक है, आर्थ्रोस्कोपी से होती है, दूरबीन द्वारा, जिसमें चीर-फाड़ बिल्कुल नहीं होती। छोटे छोटे 2 पोर्टल बना के एक में से कैमरा जाता है, एक से इंस्ट्रूमेंट जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। जिन पेशेंट्स को डर लगता है कि पूरा घुटना ओपन करके हम उसको रिपेयर करेंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं रहती। छोटे छोटे 2 टाँकों में पूरी सर्जरी संभव है। दूसरी चीज़ जो होती है कार्टिलेज डैमेज। कार्टिलेज डैमेज के लिए भी जो सर ने बताया है, सुशील सर ने बताया है कि कार्टिग्रोथ थेरेपी जो एक शुरू हुई है जिसमें हम पूर्ण तरीके से एक नए कार्टिलेज का हम ग्रो कर सकते हैं उसे। तो ये दोनों टेक्निक्स एक एडवांस है। सबसे एडवांस अगर आप बोलेंगे अभी जो चल रही है वो एक मेनिस्कस का ट्रांसप्लांट, जो एक कभी नहीं सोचा गया था कि मेनिस्कस जैसी चीज़ को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, वो अभी रिसर्च में शुरू है। जी बिल्कुल, अभी हमने नी को समझा। डॉक्टर सुशील, आपसे जानना चाहते हैं कि नी प्रिजर्वेशन जैसी चीज़ें होती हैं तो क्या अपने हिप के लिए भी ऐसा कुछ है? हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी भी कुछ है? जी डेफिनेटली, हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी भी होती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एवियन की बात कर रहे थे, एवियन या सिकल सेल की बात करें तो एवियन सिकल सेल एनीमिया के मरीज में एवियन का जो एक प्रॉब्लम होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है। एवियन का मतलब होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर का मतलब खून की दौरा रुकना, नेक्रोसिस का मतलब होता है डैमेज होना। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस की ये जो बीमारी है सिकल सेल के मरीज में बहुत कॉमन है और खासकर ये अफेक्ट करती है हिप जॉइंट को और शोल्डर जॉइंट को। तो हिप जॉइंट चूंकि वेट बेरिंग जॉइंट है तो उसके सिम्टम्स जल्दी आने लगते हैं और मरीज को ज़्यादा समस्या होने लगती है। इसकी अलग अलग स्टेजिंग होती है, मेडिकली हम लोग स्टेजिंग करते हैं। और अर्ली जो साइन इस होता है वो पेन होना होता है, दर्द और लिमिटेशन मूवमेंट, जो हिप जॉइंट के जो मूवमेंट हैं, जो थाइस के मूवमेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर मरीज हमारे पास अर्ली स्टेज में आ जाता है, स्टेज 2A 2B, जो कि हम एक MRI देख के ग्रेडिंग करते हैं, मतलब सिर्फ पेन चालू होने हुआ और मरीज हमारे पास आता है तो हम उसके हिप को बचा सकते हैं, क्योंकि इसका एंड स्टेज 2 से 3 साल में डेफिनेटली वो कोलैप्स हो जाता है और मरीज को जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। अगर वो मरीज अर्ली स्टेज में आता है तो हम उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट होने से बचा सकते हैं। एक रीग्रोथ थेरेपी हम कर रहे हैं लेटेस्ट, जो कि सेंट्रल इंडिया में सिर्फ मेडिशाइन हॉस्पिटल में होती है। 2 स्टेज में सर्जरी होती है। पहले स्टेज में मरीज का बोन मैरो निकालते हैं 5 से 10 ml, उसको एक स्पेसिफाइड लैब में भेजते हैं और वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट नाम की सेल, जो कि बोन का बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे इस बिल्डिंग की बिल्डिंग ब्लॉक ईंट है, वैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है हड्डियों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो ग्रो किया जाता है। लगभग 48 to 49 मिलियन जब उसका काउंट हो जाता है, उस लैब से हमारे पास वापस वो एक स्पेशल मीडिया में भेजते हैं और हम मरीज के हिप जॉइंट में एक होल बनाते हैं, छोटा माइक्रो होल, अंदर का जो डैमेज पोर्शन निकालते हैं और वो जो ऑस्टियोब्लास्ट है अंदर हम इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं और धीरे धीरे ऑस्टियोब्लास्ट नई सेल बनाता है, नई हड्डियां बनाता है, जिससे कि मरीज का जो जोड़ का कोलैप्स होना है वो प्रिवेंट हो जाता है और मरीज फिर से नॉर्मल हो सकता है। चूँकि ये यंग स्टेज में होता है, यंग मरीजों में ज़्यादा होता है, तो इसलिए हिप प्रिजर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसी उम्मीद से पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर प्रियंका, अब आपसे जानना चाहते हैं कि ठंड का समय आ गया है और ठंड के समय ये जोड़ों की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आमतौर पर महिलाओं में ये शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो महिलाओं में इसका ज़्यादा होने का कुछ और कारण है? महिलाओं में एक कारण होता है जिसे हम गठियावात कहते हैं। ये ठंड के समय में ज़्यादा अपने को देखने मिलता है। तो इसमें अगर पेशेंट्स को छोटे छोटे जोड़ों में, जैसे उंगलियों के जोड़ों में, रिस्ट जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में, नी जॉइंट में, अगर मल्टीपल जॉइंट्स में उनको पेन होता है, सुबह उठते साथ अकड़न रहती है, तो उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें हम कंफर्म कर सकते हैं कि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, अन्य प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। तो उनमें से कुछ भी अगर उनको होता है तो ये जो जोड़ों की जो तकलीफ रहती है ये हमें सबसे पहले रूल आउट करनी ज़रूरी है, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स में। तो सही समय पर उसका भी इलाज और उसका भी जो दवाइयाँ शुरू की जानी चाहिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुशील, मेडिशाइन में बहुत सारे मरीज सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ पर जो है सर्जरी की बहुत सारी टेक्निक्स मौजूद है। तो अभी नए टेक्निक की यदि मैं बात करूँ तो किस तरह की सुविधाएं यहाँ मौजूद है?
देखिए, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करूं, तो हमारे यहाँ एक स्टेट ऑफ आर्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर है। हमारा जो ओटी है, हमारा एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि सेंट्रल इंडिया में पहला नेविगेशन सिस्टम हमारे पास है। और नेविगेशन की मदद से हम बहुत प्रिसाइजली जो भी एडवांस नी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं उसको हम करेक्ट कर सकते हैं और बहुत छोटे चीरे से सर्जरी कर सकते हैं। मरीज को हम पहले दिन ही चलाना चालू कर देते हैं, तीसरे दिन मरीज को हम हॉस्पिटल से छुट्टी भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत एक अर्ली रिकवरी टाइम हम नेविगेशन की मदद से हमको मिलता है और बहुत प्रिसीजन मिलता है। उसी प्रकार स्पोर्ट्स इंजरी की बात करूं तो डॉक्टर प्रियांक जो स्पोर्ट्स इंजरी को हेड करते हैं, सारे प्रकार के जो जॉइंट से जो स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, लिगामेंट इंजरी से प्रॉब्लम, शोल्डर में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो स्पोर्ट्स इंजरी का, उसमें लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, मेनिस्कस रिपेयर, ये सारी जो सर्जरी, लेटेस्ट सर्जरी है जो जिसके लिए हमको कुछ समय तक पहले तक महानगरों में जाना पड़ता था, वो सारी सर्जरी की सुविधाएं हम मेडिशाइन में उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत सारे मरीज को इसका लाभ मिला है। शायद हम मेडिशाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर प्रियांक, आपसे जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी बहुत ही, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा इमीडिएटली आपको करना पड़ता है, तो जब इस तरह की कोई इंजरी होती है तो उसके लिए क्या टाइम पीरियड होता है, कितनी जल्दी उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? एज सुन एज पॉसिबल। जो इंजरीज होती है वो इमीडिएटली उसका असर तो हमें दिखता ही है कि दर्द होता है, लेकिन जो हम दर्द को नज़रअंदाज करते हैं और उसके साथ में अगर हम स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करते हैं तो हम उसको एक क्रॉनिक इंजरी में बदलते जाते हैं, जिसका मतलब उसे रिपेयर करना और भी डिफिकल्ट होते जाता है। हालांकि एक छोटी इंजरी भी हो सकती है और एक बड़ी इंजरी भी हो सकती है एक ही समय पे, लेकिन उसे सही टाइम पे डायग्नोस करना और सही ट्रीटमेंट देना ये काफ़ी ज़रूरी होता है। हालांकि इसे बोलते स्पोर्ट्स इंजरी है, लेकिन ये सेम इंजरी जो होती है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, बाइक से गिरने पे, पैर ट्विस्ट होने पे, नाली में पैर फंस के पैर घूमने से, ये भी एक कॉमन कॉज है। तो इन सब में ये सारी इंजरीज आती है। हालांकि इसका नाम स्पोर्ट्स इंजरीज है, बट लिगामेंट और मेनिस्कस और सारे जो जॉइंट्स की जो इंजरीज रहती है, ये एक पूरा एक मिक्सचर है जो एक स्पोर्ट्स इंजरीज में आता है। तो इसका सही टाइम पे डायग्नोसिस और सही टाइम पे इलाज बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर सुशील, आपसे जानना चाहते हैं, आमतौर पर मम्मियों की शिकायत होती है कि बच्चे ढंग से खाना नहीं खाते और छोटे बच्चे भी आजकल शिकायत करते हैं उनके पैर हाथ में दर्द हो रहा है, यूथ तो ये शिकायत करते ही हैं, तो क्या हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खान का पान का भी असर जो है वो इसमें दिखता है? 100%। देखिए, आज एक सिंपल सी बात करूं, प्लांट आप लेते हैं, घर में रखते हैं, आप किसी गार्डन में देखते हैं, जब तक प्लांट को अच्छे से नर्चर नहीं किया जाए, उसको टाइमली पानी या फिर उसे फर्टिलाइजर नहीं दिया जाए, वो ग्रो नहीं कर सकता। सेम विद बॉडी तो बायोलॉजिकल चीज़ है, तो जब तक हम प्रॉपर नर्चर नहीं करेंगे, जो हमारे बेसिक 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, उसके अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अगर वो उसकी सप्लाई हमारे बॉडी में नहीं होगी तो हमारी बॉडी की सेल्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगी या जो उसका प्रॉपर फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो बच्चों को खिलाना, तो माँ के लिए सलाह है कि सिर्फ ऐसा, आजकल एक मिथ होता है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, वजन बढ़ रहा है, तो ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट ही जो है वो इमीडिएट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमारे ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है हमारे ब्रेन को। तो सब चीज़ का बैलेंस करना, बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल देखने को मिलता है कि बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरीके के फार्मूला करते हैं, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मेरा एक सोच है कि एक सब चीज़ को बैलेंस करके हम करें तो किसी भी एक्स्ट्रा डाइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल जिम बहुत जाते हैं बच्चे, तो उस वहाँ पे एक ट्रेनर या बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट को एडवाइस करते हैं। आई नेवर प्रेफर प्रोटीन सप्लीमेंट। आपके घर में, आपके किचन में सब कुछ है जो उस एक डब्बे में है, क्यों आपको पता नहीं उस डब्बे में क्या रखा हुआ है। जी बिल्कुल। बहुत सारे जिम के जो प्रोटीन खाने से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, अनयूजुअल डेथ हुई है, तो वो सबको प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। जी, आप दोनों ही एक्सपर्ट ने समय निकाला, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं हमारे दर्शकों को आज की इस चर्चा से बहुत सारी जानकारी मिल गई है और अब वो किसी भी तरह के दर्द को नजरअंदाज नहीं करेंगे। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।